Let's start our third lecture in the blood physiology. That is the last lecture. एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है, एरिथ्रोसाइट सेटलिंग डाउन जो है उसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. लेट मी गिव इट ए रेड कलर. एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि इंक्रीज ईएसआर कब होता है और डिक्रीज कब होता है. तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैंने डाला है, अदरवाइज यू मेमोराइज द टर्म एंड एंजॉय इट. अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिस पे अक्सर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन याद रखें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसीज जो है increases the settling down of RBCs and that is why increase ESR. रोलेक्स फॉर्मेशन जो है ये ESR इंक्रीज करता है. और याद रखें कि हमारे साथ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, एक है ग्लोबिन और एक है फाइब्रिनोजिन. सो देयर आर कंडीशन जिसमें हमारे साथ ग्लोबिन्स इंक्रीज होते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो भी ग्लोबिन प्रोटीन है वो इंक्रीज हो जाते हैं. या अदर कंडीशन लाइक मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, उसमें भी ये प्रोटीन्स इंक्रीज हो जाते हैं. या HLH जो है हीमोफेगोसाइटिक लिम्फो हिस्टोसाइटोसिस, इन सारे कंडीशन में ये फाइब्रिनोजन और ग्लोबिन वगैरह ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से ESR उनमें ज़्यादा होते हैं. तो मल्टीपल माइलोमा में तो बहुत ज़्यादा रेज ESR होता है क्योंकि उनमें तो ग्लोबिन भी रेज होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम फाइब्रिनोजन भी. अच्छा, डिक्रीजिंग ESR क्या है, तो विस्कोसिटी जब होती है तो उसमें सेटलिंग डाउन आसानी से नहीं होती. ठीक है, नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड, RBC काउंट. सो RBC काउंट जब ज़्यादा होगा इट इंक्रीजेज द विस्कोसिटी एंड डिक्रीजेज ESR. इसका मतलब यह है कि जिस इंसान में RBC ज़्यादा होंगी उसमें सेटलिंग डाउन कम होगी और ESR डिक्रीज होगा. सो द नंबर ऑफ RBC जो है इसका इनवर्स रिलेशन है विद ESR. और इसका अदर मतलब ये हुआ कि एनीमिया ESR को इंक्रीज करेगी. नाउ लेट मी चेंज द कलर. अच्छा, वेरिएशन जो है फिजियोलॉजिक है, वही बातें हैं लेकिन उनका रिपीटिशन है और पैथोलॉजिक है. तो फिजियोलॉजिक ये होता है कि चिल्ड्रन में ESR कम होता है, वो इसलिए कि उनमें RBCs ज़्यादा होते हैं. ठीक है, फीमेल में ESR ज़्यादा होता है, उसकी दो वजह. एक तो फीमेल में मेल से RBCs कम होते हैं, मेल में ज़्यादा होते हैं ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन. और दूसरा ये है कि फीमेल जो है उसमें अक्सर मेंस्ट्रुअल लॉस होते हैं, तो उनमें फिर RBC लॉस होते हैं और अक्सर एनीमिक होती हैं. सेकेंडली उनमें प्रेगनेंसी भी डेलूशनल एनीमिया काज करती हैं. ठीक है, सो ESR इज मोर इन फीमेल देन इन मेल बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस. अच्छा, पैथोलॉजिक इंक्रीज क्या होता है कि अगर एनीमिया होगी तो उसमें ESR इंक्रीज होगी, लेकिन याद रखें कि सिकल सेल में नहीं होगी एनीमिया में. वो इसलिए कि सिकलिंग जो है इंटरफेयर करती है विद सेटलिंग डाउन ऑफ द RBC. दूसरा ये है कि हमने कहा था कि ऑटो इम्यून डिजीज जो है उसमें इंक्रीज होगा. ये सार अंडरस्टूड बात है कि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स लाइक हमने कहा था कि मल्टीपल मायलोमा जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं. सेम वे इन्फेक्शंस लाइक टीबी और लीवर डिजीज में भी देयर विल बी इंक्रीज इन ESR. डिक्रीज किस चीज़ में होता है, तो हमने कहा था कि सारी एनीमियाज जो हैं उनमें ESR इंक्रीज होगा एक्सेप्ट सिकल सेल. ठीक है, दूसरा पॉलीसाइथीमिया में डिक्रीज होगा ऑब्वियसली कि उसमें RBC ज़्यादा होते हैं एंड RBCs आर इनवर्स इन रिलेशन टू ESR. और सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस में. अच्छा, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs है, तो हमें पता है कि RBC जो है इज नथिंग बट ए कम्बिनेशन ऑफ HB एंड सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं. तो इनके प्रोटीन से बन जाएगा अमाइनो एसिड और इनके लिपिड से बन जाएंगे फैटी एसिड और दीज टू कंपोनेंट्स आर रिसाइकल्ड. अच्छा, अब फिर जो कंपोनेंट हमारे साथ बचता है दैट इज HB. तो HB इज नथिंग बट ए कम्बिनेशन ऑफ ग्लोबिन एंड हीम. तो पहले ग्लोबिन को हटा देते हैं. ग्लोबिन इज ए प्रोटीन जो हमने कहा था कि 141 टू 146 अमाइनो एसिड पे वो होता है, कंपोज्ड होता है. और ये जब डिग्रेड हो जाते हैं तो इससे वही अमाइनो एसिड बन जाते हैं एंड दैट इज टू रिसाइकल. अब क्या बचा हमारे साथ, हीम. तो लेट्स टेक द हीम फॉरवर्ड. तो हीम जो है इज अ कम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड फोरफायरिन. तो आयरन का क्या है कि आयरन इज रिलीज फ्रॉम मैक्रोफेजेस एंड ट्रांसपोर्ट इनटू बोन मैरो फॉर न्यू RBC सिंथेसिस और हेपेटोसाइट में फॉर स्टोरेज. ठीक है, एस्पिरेटिन एंड हेमोसिड्रिन. Porphyrin क्या है, porphyrin is first converted into biliverdin and then into bilirubin, and this bilirubin is unconjugated when it is released into the circulation. It is very toxic. तो याद रखें कि ये हमेशा अपने प्रोटीन से बाइंड होगा. ठीक है, और फिर जब ये लीवर में जाएगा तो लीवर इसको कंजुगेट करेगी एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन. कंसेप्ट ऑफ फैट सेल वॉल्यूम, ये टॉपिक मैंने इसलिए डाला हुआ है कि डिफरेंट बुक में इसके डिफरेंट डिफिनीशन है. ठीक है, proportion of blood occupied by RBCs.
दिस इज इन द सिम्बोलिंगम एंड डॉरलैंड, ठीक है। जबकि गायटन एट वन प्लेस कहता है कि द परसेंटेज ऑफ ब्लड comprising cells is hematocrit, while in other place it mentions only RBCs not just cells, ठीक है। जबकि गेनोंग के BCQs में वो भी ओल्ड एडिशन में not in the new favors the cells RBCs platelets instead of only RBCs, so for BSP दो we follow गेनोंग, लेकिन आजकल जो है गेनोंग का नया एडिशन आया हुआ है उसमें ये नहीं है, तो बेहतर यह है कि वी शुड फॉलो गाइडन फॉर ऑनवर्ड एक्सप्लेनेशन। व्हाइट ब्लड सेल्स तो हमें पता है कि व्हाइट ब्लड सेल या तो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जो न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं, या एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जो मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स जो है इनकी लाइफ स्पैन 4 to 5 आवर्स इन सर्कुलेशन एंड इनटू टिश्यू एडिशन 4 to 5 days। मोनोसाइट्स जो है इसकी ट्रांजिएंट टाइम होती है सर्कुलेशन में, बट वंस दे सेटल इन द टिश्यू दे फॉर्म मैक्रोफेजेस, जिसको हम टिश्यू मैक्रोफेजेस कहते हैं, एंड देन दे लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम और ईटर अप टू ईयर्स। लिम्फोसाइट्स जो है few hours for circulation में इसकी, लेकिन in the tissue इनकी life जो है up to 300 days है। platelets average life is 10 days। macrophages and neutrophils respond to inflammation। so first line और defense हमारे साथ बॉडी में है टिश्यू मैक्रोफेजेस, सेकंड लाइन ब्लड है तो ब्लड में न्यूट्रोफिल्स, थर्ड लाइन जो है मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स इन्वेजन, एंड फोर्थ लाइन इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स बोन मैरो। सो दिस इज द रिस्पॉन्स to the inflammation, first second third and fourth line of defenses। तो ग्रेनुल या ग्रेनुलोसाइट्स हमारे साथ या तो इसमें फाइन ग्रेन्यूल्स होंगे या कोर्स ग्रेन्यूल। तो फाइन ग्रेन्यूल सिर्फ न्यूट्रोफिल्स में होते हैं। याद रखें कि जो यंग न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनका कोई लोब नहीं होता, बल्कि ओल्डर जो होते हैं उनके 2 to 5 लोब्स होते हैं। और इन्फेक्शंस में भी मल्टी लोब न्यूट्रोफिल मोस्ट ऑफ द टाइम नजर आते हैं। इजिनोफिल्स जो है ये भी ग्रेनुलर सेल्स हैं, लेकिन इनमें कोर्स ग्रेन्यूल्स है, एंड सेम विद द बेसोफिल्स, ठीक है। अच्छा, एक ग्रेनुलर सेल्स हमारे साथ मोनोसाइट्स हैं एंड लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। मोनोसाइट लार्जेस्ट सेल्स हैं, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है इनका, एंड इनका न्यूक्लियस इधर सेंटर में होता है और pushed to a side by cytoplasm and there is abundant cytoplasm। लिम्फोसाइट जो होते हैं इनका भी क्लियर साइटोप्लाज्म होता है ना, और इनका बीन या किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। नाउ फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स जो है इनके टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दे आर टू अटैक द इन्वेडिंग एजेंट्स, ठीक है। दूसरे इसका फेगोसिटिक एक्शन है, और तीसरा इसका रिस्पायरेटरी बर्स्ट है। दो तो आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन रिस्पायरेटरी बर्स्ट जो है इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ऐसे होता है कि ऑक्सीजन जो है ये NADPH ऑक्सीडेज कन्वर्ट देता है सुपर ऑक्साइड में, ठीक है। और ये सुपर ऑक्साइड किस तरह होता है, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं इन्फेक्टेड सेल के वो इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, एंड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द सुपर ऑक्साइड। इस सुपर ऑक्साइड पे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज इन करता है, उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देता है, और माइलो परऑक्सीडेज जो है वो एक्ट ऑन द हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ HOCl, या जिसको हम ब्लीच भी कहते हैं, एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल किलर, ठीक है। एंड देयर इज ए डिजीज जिसमें हमारे साथ ये ऑक्सीडेटिव बर्स्ट या ये सारा फिनोमेना जो है ये खराब हो जाता है, एंड देन द पर्सन या द इफेक्टी जो होता है इज सपोजली करंट इन्फेक्शन विद सो मेनी ऑर्गेनिजम्स। इजिनोफिल्स जो है याद रखिए कि इनका एक तो एलर्जी में रोल है, और दूसरा ये पैरासाइट किलर है। इसके कंपोनेंट जो है मेजर बेसिक प्रोटीन है, इजिनोफिल एक कैटायनिक प्रोटीन है जो कि मेजर बेसिक प्रोटीन से भी ज़्यादा पावरफुल है, और इजिनोफिल पर ऑक्सीडेज कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड ट्यूमर सेल, जबकि इसका नर्व किलिंग मॉलिक्यूल्स जो है इस डिराइव्ड इजिनोफिल डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन होता है उसमें। बेसोफिल होते हैं रिलीज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हेपरिन दैट प्रिवेंट क्लॉटिंग, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड सेरोटोनिन, प्रोटीएज एंड माइलोपेरोक्सीडेज एंड साइटोकाइंस। और बेसोफिल जो होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एलर्जिक रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ IgE रिसेप्टर्स ऑन देयर मेम्ब्रेन्स। मास्ट सेल जो होता है, सो दीज सेल रिजेंबल बेसोफिल, बट याद रखें कि दे आर डेवलप्ड totally from a different precursor cells in the bone marrow, ठीक है। और दूसरा है कि seen in the area like skin, lung, GI tract and mucosa, and they don't often enter into the blood stream। blood stream में ये बहुत rarely आपको मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं। and most important cells in the hypersensitivity reaction जो है वो है mast cell, और इनमें two types of substances है, एक है प्रीफॉर्म मीडिएटर और एक है न्यूरी जनरेटर। तो प्री फॉर्म जो होते हैं इमीडिएटली अवेलेबल होते हैं, ये हिस्टामिन, हेपरिन और सेरोटोनिन है, जबकि न्यूली जनरेटेड है एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स हैं लाइक ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड वेरियस साइटोकाइंस।
अच्छा, फिर हमारा आ जाता है चहीता प्लेटलेट्स। तो इसके तीन कंपोनेंट्स है, एक है इसका सेल मेम्ब्रेन, एक है माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक होता है इनका साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स फास्फोलिपिड्स होते हैं, जिसको आगे जाके हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। एंड दे प्रोवाइड, जो माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो साइटोप्लाज्म है इसमें प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको हम नीचे डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन प्लेटलेट्स का क्या है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। और ये है कि इस ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से ये नॉर्मल एंडोथेलियम से एडहेरेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब एंडोथेलियम डैमेज हो जाता है तो इट प्रोमोट्स द एडहेरेंस टू डैमेज एंडोथेलियम एंड कोलेजन। फॉस्फोलिपिड्स जो है इनके, दे एक्सेलरेट क्लॉटिंग एज फॉस्फोलिपिड्स आर एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स टू फॉर्म थ्रोम्बोक्सेन A2, ठीक है। और थ्रोम्बोक्सेन A2 हमें पता है कि इज वेरी इंपॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ क्लॉटिंग पाथवे। साइटोप्लाज्म जो है इनका, इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो इनमें अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक फाइब्रोजन फैक्टर 5, फैक्टर 8, ग्रोथ फैक्टर्स फॉर प्लेटलेट्स एंड डेंस ग्रेन्यूल जो होते हैं उसमें सेरोटोनिन, कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अच्छा, एंजाइम्स जो होते हैं दे आर नेसेसरी फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, और इसमें एटीपीएस भी होता है, ठीक है। और okay, so the last point is protein in the platelet cytoplasm। तो एक्टिन मायोसिन होते हैं जो कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स यूज होते हैं। थ्रोम्बोस्टेनिन होता है, that is responsible for clot retraction, and for no obvious reason it is the most favorite one of the CPSP examiners। और इसमें growth and other factors होते हैं, so platelet derived growth factor, platelet activating factor and fibrin stabilizing factor। But once again you have to memorize this one। Thank you so much।